Hi learners, this is Neha Iqbal, your social science educator. Today we are going to study the further chapter of federalism, that is part 2. Children, in our previous chapter we completed with the meaning of federalism, types of federalism and why federalism is good for the country. In today's class we have to study the 3 types of list. Now what are the 3 types of list? Children, as we studied कि federalism means sharing the power. So how that power is gonna be shared between 3 levels of government? How that particular work is gonna be divided between these 3 levels? So children, for the same purpose, lists were made. What were they? The first one is union list, the second one is state list, the third one is concurrent list. Let's study about union list. Children, union list is that list on which central government or union government works. The laws, the policies, the provisions, they all are made by union government. It means these subjects are looked after by the central government. Now, what are those subjects? Such as defense, foreign affairs, banking, communication, currency, etc. Children, ऐसे subjects जो सारे कंट्री से रिलेटेड होते हैं, जो सारे कंट्री पे अफेक्ट करते हैं. सो ऐसे सब्जेक्ट्स पर कौन काम करता है, ऐसे सब्जेक्ट्स पे कौन लॉज बनाता है? दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट. डिफेंस है, आर्मी है, पूरे देश के लिए काम करती है. कोई भी फॉरेन अफेयर्स है, बैंकिंग है, बैंकिंग बहुत सारे बैंक्स हैं जो कौन लुक आफ्टर करता है? गवर्नमेंट लुक आफ्टर करती है ना. करेंसी की बात करें सो चिल्ड्रन, करेंसी डिमोनेटाइजेशन हम एग्जांपल ले सकते हैं. 500 के और 1000 के नोट जो चलना बंद हुए थे, हु टुक डिसीजन ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर? सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये क्या है? यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसीजन लेती है ऐसे मैटर्स पर जो पूरे देश से रिलेटेड होते हैं, पूरे स्टेट से रिलेटेड होते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टेट लिस्ट. By the word it is clear, state. So such subjects on which state is gonna work, state is gonna take decision, state is gonna make policies, such subject comes under the list of state list. अब चिल्ड्रन, स्टेट जो है सबका अपना अपना कल्चर है, ट्रेडिशन है, जोग्राफिकल वेरिएशंस हैं, तो सब मतलब इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिफॉर्म डिसीजन नहीं ले सकती. फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान पुलिस है, आपकी यूपी पुलिस है, मध्य प्रदेश पुलिस है, तो सब पुलिस अलग अलग जगहों पर है, अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटीज है. चलो, ट्रेड एक स्टेट दूसरी स्टेट से ऑफकोर्स डिफरेंट है, तो ट्रेड से जितने डिसीजंस होंगे वो कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट लेगी ना. एग्रीकल्चर देखो चिल्ड्रन, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, यहाँ ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है और अलग क्रॉप्स होते हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी, आपके साउथ में चले जाइए, तमिल, केरला, कर्नाटका, यहाँ अलग टाइप के क्रॉप्स ग्रो होते हैं. तो एग्रीकल्चर क्या है? अलग अलग वेदर है अलग अलग स्टेट्स में. सो चिल्ड्रन, डिफरेंट वेदर है डिफरेंट स्टेट में, तो डिफरेंट डिसीजन भी होगा. तो ऐसी चीजें, ऐसे सब्जेक्ट्स दो स्टेट्स टू स्टेट डिफर करते हैं, उन पर आपका स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेती है. नाउ नेक्स्ट इज कॉन्करेंट लिस्ट. ऐसे डिसीजंस, सच डिसीजंस जहां पर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, यूनियन गवर्नमेंट की जरूरत है, यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट इज गोना हेल्प अस इन दैट, नहीं कर पा रहे, वो नहीं डिसीजन ले पा रहे हैं, तो सच मैटर्स ऑन विच state government as well as union government both work, such list is known as concurrent list. For example, education, forest, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ऐसे मैटर्स जहां पर दोनों गवर्नमेंट मिलके डिसीजन लेते हैं. अब बात आती है मैम दोनों कैसे ले लेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन भी हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं. वो कहेगा नहीं, जो मैंने डिसीजन लिया वो अच्छा है, स्टेट गवर्नमेंट कहेगी मैंने डिसीजन लिया वो अच्छा है. सो इन सच केस यूनियन गवर्नमेंट की चलने वाली है.
That is why India is a फेडरल कंट्री। यहाँ पर मेन पावर या ज्यादा पावर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो ऐसी लिस्ट जहां पर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलकर लॉज बनाते हैं, सच लिस्ट इज नोन एज कॉन्करेंट लिस्ट। चिल्ड्रन, एक और लिस्ट है जिसको हम रेसिडुअरी लिस्ट कहते हैं। नाउ रेसिडुअरी, द वर्ड is describing itself, रहे हुए, जो रह गए हैं। तो चिल्ड्रन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमने ये एक्सपेक्टेशंस नहीं की थी कि इतना डेवलपमेंट हो जाएगा, इतनी सारी चीजें चेंज होंगी, हमारा आईटी सेक्टर इतने आगे जाएगा। तो ऐसे सब्जेक्ट वो जो तब नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे सिनेरियो चेंज होता गया और डेवलपमेंट भी होता गया और नई नई चीजें सामने आती गई, तो ऐसी चीजों पे जब काम किया जाता है वो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसे सब्जेक्ट जो उस टाइम पर नहीं थे लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ आते गए, उन सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट है उसको कहा जाता है रेसिडुअरी लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, ई कॉमर्स, इंटरनेट, आईटी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, क्या ये पहले थे? ना, ये समय के साथ आते गए हैं। नाउ हु टेक्स डिसीजन ऑन सच मैटर्स, हु मेक्स लॉज ऑन सच सब्जेक्ट्स? दैट इज ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म, फिर से देखिए, मेन पार्ट किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इज हाउ टू मेक चेंजेस इन द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं? So children, first of all, nobody has got right to change the laws which have been mentioned in the constitution. एक अकेली सिंगल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। अगर पार्लियामेंट चाहे अकेला तो वो नहीं कर सकता, स्टेट गवर्नमेंट अकेली चाहे नहीं कर सकती, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले चाहे नहीं कर सकते। तो फिर चेंजेस हो कैसे सकते हैं? सो देयर आर 2 steps to make changes in the power sharing arrangement. The first one is, अगर कोई changes होने हैं, so that particular change has to be first passed by both the houses of parliament. Both the houses of parliament means राज्य सभा एंड लोकसभा। ये पास होना चाहिए दोनों जगह से with at least 2/3 ऑफ मेजॉरिटी। पहला कंडीशन तो ये है, और जब ये हो जाता है so it has to be passed by the legislatures with at least half of the total states of the country. Total states of the country, जितनी हमारी भी states हैं, at least half of the states must give their consent for that particular change. तो देखा, यहां पर एक्चुअल में सिंगली देखा जाए तो कोई चेंजेस नहीं कर सकता। फर्स्ट वन इज इट हैज टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड द सेकेंड वन इज इट हैज टू बी रेक्टिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। तो ये तो बात हो गई पावर शेयरिंग में कोई चेंजेस आने की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोल ऑफ जुडिशरी। चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जान लें कि जुडिशरी यहां किसकी बात हो रही है। जुडिशरी का काम जो होता है वो ये देखना होता है कि आपके जितने भी प्रोविजंस हैं, लॉज हैं, वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। दोज लॉज, दोज प्रोविजंस विच हैव बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला तो यही हो गया, और करता कौन है ये वाला काम? याद करो, इन आवर प्रीवियस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट इट इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर,
एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। सो जुडिशरी कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ये देखते हैं कि whatever the laws, whatever the provisions have been mentioned in the constitution are being implemented judicially or not. Now next, जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं डिवीजन ऑफ पावर में, वो सब कौन रिजॉल्व करता है? जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहीं तो जाते हैं। अक्सर जब हमारी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपनी प्रॉब्लम्स कहाँ लेके जाते हैं? कोर्ट में ही तो जाते हैं। वहां पर हमारे डिस्प्यूट्स क्या होते हैं? सेटल होते हैं। तो कोई भी डिस्प्यूट जो डिवीजन ऑफ पावर से रिलेटेड है उसको सेटल करना, उसको रिजॉल्व करना इज द वर्क ऑफ जुडिशरी। Now let's talk about government. What is the role of government? So children, role of government also we have studied in our previous video. If you haven't seen my previous video of the first chapter, I'm sharing the link and you can also find the playlist in the description box. So you can go and must watch it. So children, अभी हम बात करें रोल ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना। अब आपको क्या लगता है पब्लिक फैसिलिटीज जो हमको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है वो कहाँ से आती है? क्या गवर्नमेंट अपने पॉकेट से पैसा देगी? नो, गवर्नमेंट की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना। बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट कैसे फुलफिल करती है? बाय लेविंग दी टैक्सेस और बाय इम्पोजिंग दी टैक्सेस ऑन अस। गवर्नमेंट हमारे लिए काम करती है हमसे टैक्सेस लेकर। हम दो तरीके से टैक्स भरते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिटेल में जानने के लिए वेट करना पड़ेगा फॉर द फर्दर चैप्टर्स। तो अभी हम सिर्फ इतना समझ लें कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट हम पे इम्पोज करती है, उसके थ्रू हमारी सारी फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराती है जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सो रोल ऑफ जुडिशरी क्या हुआ कि सारे लॉज एंड पॉलिसीज को देखना कि वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। दूसरा, सारे डिस्प्यूट्स को सेटल करना। एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या हुआ? हमको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ कैसे? बाय लेविंग और इम्पोजिंग दी टैक्सेस। सो चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो लर्नर्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू कवर विद इज हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। हम फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे करते हैं, कैसे उसको फॉलो किया जाता है इंडिया में। यहाँ वो सारी चीजें हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। हमको ये मालूम है इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम सबको इक्वल पावर देते हैं, सबके रीजन्स, सबके रिलीजन्स, सबके कस्टम्स, कल्चर, ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करते हैं। तो यही चीजें हैं जिसके थ्रू हम फेडरलिज्म को बहुत इजीली प्रैक्टिस कर पाते हैं। सो दैट्स व्हाट आवर फर्स्ट पॉइंट सेज इज कि हम फेडरलिज्म इंडिया में जो फॉलो करते हैं वो सिर्फ इसलिए हो पाती है बिकॉज वी हैव गॉट डेमोक्रेटिक पॉलिसीज इन आवर कंट्री। सब रिलीजन, सारा कास्ट, सारे सब कुछ, सबको इक्वल राइट्स दिए गए हैं, सबको फ्रीडम दिया गया है। तो यहाँ जो कंक्लूजन निकल के आता है कि जो हम डेमोक्रेटिक पॉलिसीज फॉलो करते हैं उसकी वजह से हमारा जो फेडरलिज्म है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। एंड द सेकेंड वन इज द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म जो हम फॉलो करते हैं। जैसे हमारा पावर जो है वो डिवाइडेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है। हम लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं डाइवर्सिटीज़ को। डाइवर्सिटीज़ मीन्स डिफरेंसेस। हमको सबको एक दूसरे का रिलीजन अच्छा लगता है, फूड अच्छा लगता है, फेस्टिवल्स अच्छे लगते हैं, लैंग्वेजेस अच्छी लगती हैं और हम रिस्पेक्ट भी करते हैं उनकी। और द पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि एक दूसरे को हमने अकोमोडेट कर रखा है, स्पेस दे रखी है, हमने एक कंसेंट, एक अग्रीमेंट साइन कर रखा है एक दूसरे से कि हम सब साथ रहने का फैसला ले चुके हैं, हम सब साथ में रहेंगे। दैट्स व्हाट दिस इज डिजायर ऑफ लिविंग
together. So children, इसके लिए और भी कई सारी चीजें हैं, वो 3 चीजें हम पढ़ने वाले हैं. उनमें से फर्स्ट है linguistic states. Linguistic means लैंग्वेज. तो चिल्ड्रन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे ये डिसीजन लिया गया था कि हम स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड करेंगे, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाएंगे. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको थोड़ा सा तो टेंशन हुआ था कि हम ऐसा ना हो कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना दें तो और डिवीजन हो जाए हमारी कंट्री में, बट ऐसा नहीं हुआ. इससे तो और हमारे एक दूसरे की लैंग्वेजेस को, एक दूसरे के कल्चर को अकोमोडेशन मिला. हमने अकोमोडेट करने की कोशिश करी. तो चिल्ड्रन, यहाँ क्या हुआ कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाई गई. जैसे रिसेंटली अभी देखा जाए तो तेलंगाना अलग किया गया है, तो वो एक लैंग्वेज के बेस पर किया गया है, राइट. यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, नागालैंड, ये क्या है? ये सब अभी नए नए स्टेट्स इमर्ज हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेजेस. 1947 से हम अपनी जो स्टेट्स की बाउंड्री हैं उनसे हम न्यू स्टेट्स को क्रिएट करें. जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, तो वो कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. तो चिल्ड्रन, ऐसा ही एक केस हम पढ़ने वाले हैं 1965. तो सबसे पहले तो हम ये सीख लें कि हमारी कोई भी मातृभाषा नहीं है, हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं. मातृभाषा, मदर टंग जिसको बोलते हैं हिंदी, क्योंकि ओनली 40% ऑफ द पीपल दे स्पीक हिंदी एंड रेस्ट ऑफ द पीपल दे स्पीक देयर ओन लैंग्वेजेस. अभी आप साउथ में चले जाएं तो वो आपकी हिंदी नहीं समझ पाएंगे. आप महाराष्ट्र, पुणे चले जाएं, वो आपकी हिंदी नहीं समझ पाएंगे. तो चिल्ड्रन, तब ये क्या फैसला लिया गया कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को एज ऑफिशियल लैंग्वेज हटा रहे थे, हिंदी को ही सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था. ऑफिशियल लैंग्वेज मींस गवर्नमेंट कोई भी कम्युनिकेशन आपसे करेगी तो वो हिंदी लैंग्वेज में करेगी, गवर्नमेंट कोई भी सर्कुलर निकालेगी तो वो हिंदी लैंग्वेज में निकालेगी. तो इससे क्या हुआ, बहुत सारी स्टेट्स को प्रॉब्लम आई. Most of the problems were faced by South Indian states. वहां तो बिल्कुल कोई हिंदी नहीं समझ पाता. तो वहां पर ये प्रॉब्लम क्या हो गई थी, ज्यादा वायलेंट हो गई थी, राइट. तमिलनाडु में स्पेशली वायलेंट फॉर्म ले लिया था कि हमको हिंदी समझ में नहीं आती. फिर चिल्ड्रन, वापस से इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, राइट. सो दिस वाज अ केस ऑफ 1965. सो हिंदी एंड इंग्लिश जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कोई एक मातृभाषा नहीं है. सो देयर आर 22 scheduled languages, 22 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी. हिंदी को हटा देंगे तो 21 है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक कि स्टेट और गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनका आपस में रिलेशन कैसे रहता है. सो लर्नर्स, द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू स्टडी इज सेंटर एंड द स्टेट रिलेशन. इसको थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा. चिल्ड्रन, जब से हमको इंडिपेंडेंस मिला तब से लेकर क्या चला आ रहा था, एक ही पार्टी रूल कर रही थी. सबको पता है बहुत सालों तक एक ही पार्टी ने रूल किया. और ये ना एक ट्रेंड था कि जो पार्टी सेंटर में जीतती थी वही पार्टी ना मोस्ट ऑफ द स्टेट्स को भी कंट्रोल करने की कोशिश करती थी. ये फैक्ट था, ये चला आ रहा था. बट जैसे ही थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ आफ्टर 1990s, तो ये एक अलग रूप ले लिया और वो जो रूप निकल के आया दैट वाज ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट. नाउ मैम, व्हाट इज कोलिशन गवर्नमेंट? कोलिशन गवर्नमेंट इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो अलग अलग पार्टीज मिलकर एक पार्टी बनाती है, राइट. उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल बीजेपी. आप जो आजकल बीजेपी गवर्नमेंट सुनते हो वो एक्चुअल में एनडीए की सरकार है, राइट. मतलब वो छोटी छोटी जो पार्टीज है ना उनसे मिलकर बनी है हमारी बीजेपी.
इसको कहते हैं कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब छोटी छोटी पार्टीज हैं जो जीत नहीं पाती हैं, वो क्या करती हैं, एक दूसरे से मिल जाती हैं, और जब वो नंबर ऑफ वोट्स क्या हो जाते हैं, पूल कर लेते हैं, और वो उस पार्टी के साथ मिल गए तो उस पार्टी के वोट्स क्या हो जाते हैं, पर्टिकुलर पार्टी के वोट्स ज्यादा हो जाते हैं। उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोलते हैं कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो जब जैसे ही आफ्टर 1990s के बाद कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई, तब थोड़ा सा ये ट्रेंड चेंज हुआ। पहले क्या होता था, पूरा सेंटर में गवर्नमेंट होती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी, वो पूरा पावर लेके बैठती थी और वो कोशिश करती थी कि स्टेट गवर्नमेंट को भी गवर्न करे, रूल करे। तो वहां पर भी वो कोशिश करती थी कि हमारी ही सरकार आ जाए, और मान लीजिए कोई और अगर जीत जाता था तो वो उसकी सरकार गिराकर दोबारा से वोटिंग करते थे और अपनी सरकार लाने की कोशिश करते थे। तो ये ट्रेंड चेंज हुआ आफ्टर 1990 जब कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया। इससे क्या हुआ, जो सेंटर में मेन पावर लेके बैठी हुई थी गवर्नमेंट, अब ना चाहते हुए भी उस गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को भी इंपॉर्टेंस देनी होती है। रीजन, क्योंकि जो सेंटर में गवर्नमेंट बैठी है, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंस नहीं देगी तो वो जो पार्टी को मिला के आपने एक बहुमत जीता है, मेजॉरिटी जीती है और आपकी सेंट्रल में सरकार आई है, वो गिरने के चांसेस होते हैं। तो चलन यहाँ क्या हुआ, एक अलग तरीके का पावर शेयरिंग हो गया। तो एक अलग तरीके का न्यू कल्चर आ गया पावर शेयरिंग का, और अब जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी इक्वल इंपॉर्टेंस और रिस्पेक्ट मिलने लगा। इवन ये जो आइडिया है नया तरीके का कोलिशन गवर्नमेंट का, दिस वाज आल्सो सपोर्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो ये तो हुआ सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप। पहले कैसा था, फिर कैसा हुआ, और अब क्या चला आ रहा है। सो देखा जाए तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंपॉर्टेंट है एंड स्टेट गवर्नमेंट को भी इंपॉर्टेंस मिल गई आफ्टर 1990s, जब कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई, कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएट किया गया। Now let's move on to the next topic, which is decentralization in India. Now learners, what is decentralization? जब हम सेंटर से जो पावर है उसको उठाकर जगह जगह बांटते, that is known as decentralization. For example, in school there are directors. डायरेक्टर्स क्या करते हैं, अपना पावर को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। कैसे, वो प्रिंसिपल अपॉइंट करते हैं, फिर वाइस प्रिंसिपल भी आते हैं, फिर एचओडीज भी होते हैं, फिर टीचर्स भी होते हैं। ऐसा क्यों, पावर को क्यों डिसेंट्रलाइज किया गया? बिकॉज हर तरीके से हर लेवल पर जाकर सबकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सके। ऐसे ही चिल्ड्रन, पहले क्या था, सिर्फ दो टायर्स थे हमारे गवर्नमेंट के, दैट वाज यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। फिर तीसरा बनाया गया लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट को भी डिवाइड किया गया, डिसेंट्रलाइज किया गया अमंग म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत। क्यों? पहला रीजन तो ये भी हो सकता है कि पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही थी, एडमिनिस्ट्रेटर्स की नीड भी आ रही थी, क्योंकि हर किसी की जो छोटे लेवल पे जो प्रॉब्लम होती है ना, वो सीधा यूनियन गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके क्लास में कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या सीधा डायरेक्टर से जाके मिल सकते हो, बता सकते हो? फर्स्ट यू हैव टू गेट इन टच विद योर क्लास टीचर्स। तो जो क्लास टीचर्स आपके बनाए गए हैं वो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट का जो जैसे पावर शेयर होता है वैसे ही टीचर्स के बीच में भी होता है। तो आप पहले क्लास टीचर के पास जाएंगे, वहां रिजॉल्व करेंगे। और क्लास टीचर क्या है, वो ज्यादा आपके फीलिंग्स को समझेगी, आपके सराउंडिंग्स को समझेगी, एक्चुअल में आपके क्लास में डेवलपमेंट की किस पार्ट में जरूरत है। तो ये कौन अच्छे से समझेगा, क्लास टीचर समझेगी या डायरेक्टर समझेगा?
हु विल अंडरस्टैंड इट? क्लास टीचर समझेगी। रीजन, डायरेक्टर तो आपकी क्लास में आते नहीं है, डायरेक्टर तो आपकी क्लास में रोज पढ़ाने नहीं आएंगे, आपको देखने नहीं आएंगे। रोज कौन आता है? आपके क्लास टीचर्स आते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम किससे शेयर करते हो? क्लास टीचर्स से करते हो। तो कौन आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा? क्लास टीचर समझेगा। तो चिल्ड्रन, ऐसा ही कुछ हमारे गवर्नमेंट के साथ है। जो लोकल लोग हैं, जो हम जैसे आम जनता है, हमारे बीच में ही कोई अगर एक चीज बना दी जाए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल बना दिया जाए, तो वो हमारी प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छे से समझेगा। हम डायरेक्टली, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट तो हर जगह नहीं जाएगी ना, विजिट नहीं करेगी ना, हर जगह हर किसी की प्रॉब्लम नहीं सुनेगी ना। उन्होंने भी अपना पार्ट कहाँ डिसेंट्रलाइज किया? स्टेट गवर्नमेंट में किया। स्टेट गवर्नमेंट ने कहाँ किया? लोकल गवर्नमेंट में किया। और लोकल गवर्नमेंट भी कहाँ डिवाइड हुई? 2 पार्ट्स में हुई। अब ऐसा इसलिए किया, एक तो ये कि हर किसी के टच में रह सके, छोटे लेवल पर भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके, तभी तो जाके बड़े लेवल पे हमारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगे। और जो लोग हमारे बीच में बैठे हुए होते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। और फिर क्या होगा? ऐसे पॉपुलेशन का जो पार्टिसिपेशन है ना, वो भी बढ़ेगा। क्योंकि डेमोक्रेसी क्या कहता है? फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो सब जगह पीपल 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 है ना। तो क्या है, जब लोगों की ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, तो सरकार का होना तो बेकार है। तो यहाँ इसलिए 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट आया और उसको भी डिसेंट्रलाइज किया गया, म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत। अर्बन लेवल पर आती है म्युनिसिपैलिटी, लाइक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत। एंड फॉर रूरल एरियाज पंचायत बनाई गई, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इंटरमीडिएट एंड विलेज पंचायत। सो चिल्ड्रन, ये तो थी एक नीड कि डिसेंट्रलाइजेशन की नीड क्यों निकल कर आई। पहले तो पॉपुलेशन बहुत बड़ी, दूसरा छोटे लेवल पे जब प्रॉब्लम सॉल्व होंगी तभी तो बड़ा लेवल हमारा डेवलप होगा। और जो छोटे लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो एक हमारा लीडर जो उस लेवल पे बैठा हुआ है, वो ज्यादा अच्छे से समझेगा। So children, this was the decentralization in India. Now let's move on to the next topic. Now learners, क्या steps लिए गए towards decentralization after 1992? तो कुछ अच्छे स्टेप्स लिए गए जिससे हमारा जो डेमोक्रेसी है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। वो स्टेप्स क्या थे? अब ना मैंडेटरी बना दिया गया था कि रेगुलर इलेक्शंस होंगे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज मतलब लोकल लेवल पे अब जो गवर्नमेंट है वो बनेगी, उसके लिए इलेक्शंस रेगुलरली किए जाएंगे। सीट्स भी रिजर्व कर दी गई एससी, एसटी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उनका भी कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो उनकी ही प्रॉब्लम को अच्छे से समझता हो। इसलिए आप एससी एसटीज में से भी इलेक्शंस लड़ सकते हैं, उनके लिए भी सीट्स रिजर्व की गई। लोकल गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा स्टेप लिया है। अब लोकल गवर्नमेंट पे जो है विमेन भी इलेक्शंस लड़ सकती है। विमेन के लिए सीट्स क्या कर दी गई? रिजर्व कर दी गई, क्योंकि कोई तो होना चाहिए जो विमेन के बारे में सुने। भाई विमेन के बारे में एक विमेन ज्यादा अच्छे से समझती है, राइट। इसलिए क्या किया गया? विमेन के लिए भी सीट्स को रिजर्व की गई एट द लोकल लेवल गवर्नमेंट। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बना दिया गया। जैसे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है, वैसे ही स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बनाया गया हर एक स्टेट में, क्योंकि वो क्या कर सके? रेगुलरली पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन करा सके, उनको रेगुलेट कर सके, उनके ऊपर आय बना के रख सके कि हाँ यहाँ इलेक्शंस होते हैं लोकल गवर्नमेंट में। तो किसको इलेक्ट किया गया? स्टेट इलेक्शन कमीशन वाज क्रिएटेड इन ईच state to conduct पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। अब और तो और स्टेट गवर्नमेंट को
बोल दिया गया कि वो अपना जो पार है, अपना जो रेवेन्यू है, वो लोकल बॉडी से क्या करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि जब छोटी छोटी चीजें डेवलप होंगी तभी तो जाके हमारा पूरा नेशन डेवलप होगा। लोकल लेवल पे पीपल ज्यादा खुश रहेंगे तभी तो अपर लेवल पे खुशियां चलती जाएंगी। लोकल लेवल पर जब लोग आगे आएंगे तभी तो पूरा नेशन आगे आएगा। तो चलो छोटे छोटे स्टेप्स पे ही चढ़कर हम जब जाते हैं और अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं, ऐसा ही कुछ यहाँ है। जब आप लोकल बॉडीज पे वर्क करेंगे, लोकल पीपल खुश रहेंगे, लोकल गवर्नमेंट खुश रहेगी, लोकल गवर्नमेंट के साथ पावर और रेवेन्यू आप शेयर करोगे, तभी तो स्टेट गवर्नमेंट वर्क करेगी, और जब स्टेट गवर्नमेंट वर्क करेगी तभी तो यूनियन गवर्नमेंट भी काम कर पाएगी। सो ये थोड़े बहुत स्टेप्स थे जो कि बहुत शानदार रहे हमारे लिए डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए। Now let's move on to the next topic. Now learners, we are at the end of the chapter and the very interesting topic as well. So children, अब हम थोड़ा सा लोकल गवर्नमेंट को जानते हैं at रूरल लेवल एंड at अर्बन लेवल। तो हम रूरल की याद करें, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमने सुना भी है ग्राम पंचायत, सरपंच, ये वो गांव में यही चलता है, यहाँ यही होता है। तो चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझें। तो अगर हम विलेज लेवल की बात करते हैं, वहां पर होती है ग्राम पंचायत और उनके हेड होते हैं सरपंच। अब यही ग्राम पंचायत मिलकर बनाती है ब्लॉक लेवल पर आकर ब्लॉक समिति। तो ये ब्लॉक लेवल पे क्या होता है, ब्लॉक समिति होती है। ये ग्राम पंचायत सारी मिलके क्या बना ली इन लोगों ने, ब्लॉक समिति बना ली, मतलब गांव से थोड़ा ऊपर ब्लॉक्स पे आ गए। अब ब्लॉक से ऊपर आओगे तो मिलेगा आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये जो पंचायत समिति है, ये जो आपकी ब्लॉक समिति है, चलो पंचायत समिति एंड ब्लॉक समिति वन एंड द सेम थिंग। यही पंचायत समिति आकर क्या बना लेती है, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं जिला परिषद। तो सबसे पहले क्या आया, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, इन्होंने मिलकर क्या बनाई ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक समिति या पंचायत समिति, और यही पंचायत समिति एंड ब्लॉक समिति ने मिलकर क्या बनाया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला परिषद। एंड हु इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, सरपंच। पंच मीन्स 5 मेंबर्स होते हैं यहाँ पर। अब बात आती है ग्राम सभा। ग्राम सभा, सभा मीन्स असेंबली मीटिंग। यही सरपंच आकर और कुछ बड़े बूढ़े गांव के आकर एनुअल मीटिंग करते हैं, ग्राम सभा रखते हैं, उसमें सारे बजट्स गांव के निकालते हैं, सारे एक्सपेंसेस गांव के लिए डिसाइड करते हैं, गांव के डेवलपमेंट के लिए बात करते हैं। सच असेंबली, सच मीटिंग इज नोन एज ग्राम सभा। Now let's talk about urban areas. Children, urban areas में देखा जाए तो municipalities हमने देखा है और municipal corporation देखा है। Municipalities आपकी towns के लिए होती है जहां बहुत कम population होती है, जिसको हम कहते हैं नगर। छोटे छोटे जो नगर होते हैं वहां पर होती है municipalities, and the head of municipality is known as municipal chairperson. Now let's talk about municipal corporation. It is in the big cities, those cities where there is more than 25 lakh people. Such cities have municipal corporation. जैसे दिल्ली, ग्वालियर, बैंगलोर, सब जगह चले जाओ, एंड द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज मेयर। राइट, तो ये तो थोड़ा सा हमने समझ लिया लोकल लेवल गवर्नमेंट को, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द वन इज पंचायती राज एंड द अनदर इज म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन।
नाउ चिल्ड्रन, अब थोड़ा सा हम जानते हैं कि हमने ये जो फेडरलिज्म चैप्टर में देखा कि पावर को शेयर किया गया, तो यहाँ जो लोकल गवर्नमेंट को भी पावर दिया गया, तो इसके क्या आउटकम्स निकल कर आए? दे आर बोथ, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। व्हाट आर द पॉजिटिव आउटकम्स? वो हमको चैप्टर के एंड में आते आते पता चल गया कि जैसे जैसे आप पावर को शेयर करोगे हमारी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, क्योंकि पावर शेयरिंग से क्या हो रहा है, हम एक दूसरे को अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। और जब चीजें लोकल लेवल पे ज्यादा अच्छी होंगी तभी तो नेशनल लेवल पे भी और ज्यादा अच्छी होंगी। लोकल लेवल पे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी तभी तो धीरे धीरे देयर विल बी नेशनल डेवलपमेंट। तो चलो, ये तो आ गए हमारे पॉजिटिव आउटकम्स। अब थोड़ी सी बात करते हैं नेगेटिव आउटकम्स की। सो द नेगेटिव आउटकम्स ये हैं कि कोई भी विलेज लेवल पे, ये जो आपकी ग्राम पंचायत या पंचायती राज है, इनको इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते। इनमें यहाँ रेगुलरली इलेक्शंस नहीं हो पाते, और अगर सरपंच जीतते भी हैं तो चिल्ड्रन यू नो वेरी वेल कि वो कभी कभी काम नहीं भी करते हैं अपने गांव के डेवलपमेंट के लिए। अगर नहीं होते हैं इलेक्शन तो ये तो सबसे बड़ी गलत बात हो गई। भाई इलेक्शंस ही नहीं होंगे तो आप कैसे काम कर पाओगे? लोकल लेवल पे ही लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो अपर लेवल पे कैसे जाएंगे? अपर लेवल पे कैसे सॉल्व होंगी? हमारा नेशन कैसे डेवलप करेगा? और चिल्ड्रन, कभी कभी जो प्रॉब्लम आ जाती है वो होती है लैक ऑफ रेवेन्यू। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट को कभी कभी पैसा भी नहीं देती है। अब जो लोकल लेवल के पास पैसा आ जाता है तो वो लोगों पे खर्च नहीं करती है। देयर आर लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज। तो चलो, ये तो कुछ हो गए पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। एज वी नो, हर चीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर फेडरलिज्म। ऐसे नेहा मैम का एक्सप्लेनेशन सुनते रहे, सोशल साइंस को इजी बनाते रहे, एंड बिफोर लीविंग द चैनल प्लीज डू नॉट forget to सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन रियली अच्छा लगा हो सो डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन। चिल्ड्रन, अब मैंने अपने नोट्स की जो लिंक है वो शेयर करना स्टार्ट कर दी है। यू कैन एक्सेस माई नोट्स थ्रू द लिंक विच हैज बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड प्ले लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। अब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ नेहा मैम के वीडियोस हैं। 9th का प्ले लिस्ट है, 10th का प्ले लिस्ट है, सोशल अवेयरनेस का प्ले लिस्ट है, यू कैन गो थ्रू दैट। अब बहुत जल्द मैम नए नए वीडियोस लेके आने वाली है, इसलिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए डू नॉट फॉरगेट टू hit the bell icon button. Bye learners, take care.